आज हम लोग कक्षा 12 गणित भाग 1 के तीसरे अध्याय में आव्यूह के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही आव्यूह से संबंधित जितनी परिभाषाएं होंगी हम सभी परिभाषाओं का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए आव्यूह को समझने के लिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आव्यूह का निर्माण किन किन अवयवों से या किन तत्वों से मिलकर बना है। तो देखिए बोर्ड पे लिखा गया है आव्यूह और इसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी परिभाषा लिखी गई है, यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। यानी आप यम पंक्तियों और यन स्तंभों को लेकर एक व्यवस्थित क्रम प्रदर्शित कर रहे हैं और वह व्यवस्थित क्रम जो है आयताकार रूप प्रदर्शित हो रहा है, तो ऐसे क्रम को आव्यूह कहते हैं। आपने आव्यूह की परिभाषा तो जान ली, लेकिन आप किस प्रकार से आव्यूह को पहचानेंगे कि यह आव्यूह है, तो उसके प्रतीक को समझ लीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं सारणी यानी मापांक, जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर समांतर होती हैं। जब इस तरह से प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रतीक को सारणी का प्रतीक बोला जाता है। लेकिन इसके कोने वाले यानी कॉर्नर वाले भाग को थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका दिया जाए, यानी इसे एक बड़े कोष्ठक का रूप दे दिया जाए, तब इसी आकृति का जो प्रतीक होगा वह आव्यूह को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक आव्यूह लिखा गया है जिसके अंदर कुछ इसके अवयव लिखे गए हैं, A11, A12, A13। इनके बारे में हम आगे समझेंगे। पहले ये देख लीजिए, ये आव्यूह है, इसके अंदर ये अवयव हैं। ये ऊपर C1, C2, C3, R1, R2, R3 बगल में जो लिखे गए हैं इनके बारे में समझिए। तो रो, ROW, रो मीन्स होता है पंक्ति, यानी पंक्ति को आप जब भी प्रदर्शित करेंगे तो R से ही प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि पंक्ति को जब अंग्रेजी में रो लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर R है। अब एक से अधिक अगर पंक्तियां रहेंगी तो उन्हें क्रमशः R1, R2, R3 इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार से स्तंभ होता है, स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम बोलते हैं। अब कॉलम को जब भी आप प्रदर्शित करेंगे यानी स्तंभ को जब भी आप प्रदर्शित करेंगे तो उसे C1, C2, C3 से प्रदर्शित करेंगे। कब? जब वह एक से अधिक पंक्तियां हों तब, या स्तंभ हों तब। इसके बाद इनके बारे में समझिए, ये जो कॉलम और रो क्या होते हैं। तो जो कॉलम और रो होते हैं, रो को पंक्ति बोलते हैं। पंक्तियां सदैव क्षैतिज में समांतर होती हैं, यानी वो तिरछा होती हैं। जबकि स्तंभ की बात की जाए तो स्तंभ जो होता है ऊर्ध्वाधर समांतर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सीधा समांतर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, सीधी जा रही है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी, इसलिए पहली पंक्ति को आप R1 से प्रदर्शित करेंगे, दूसरी पंक्ति को R2 से, तीसरी पंक्ति को R3 से। अब यहाँ पर हम लोग स्तंभ की बात करेंगे तो स्तंभ देखिए ऊर्ध्वाधर और समांतर होता है। तो देखिए ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, मतलब ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो पहले स्तंभ को C1 से, दूसरे स्तंभ को C2 से, तीसरे स्तंभ को C3 से प्रदर्शित किया गया। ये A11 क्या है, A12 क्या है। तो A11 जो है, इधर से देखिए इस तरह से चलेंगे तो ये पहली पंक्ति होगी, ऊपर से आएंगे तो पहला स्तंभ होगा, यानी ये A11 जो है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है या तत्व है। उसी तरह से आप इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे, A12, तो देखिए ये पहली पंक्ति और ऊपर से दूसरा स्तंभ है, यानी ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है। और तो ये इनकी परिभाषा आपने जान ली। अब इसके बाद नोट में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। तो नोट में देखिए पहला नंबर है आव्यूह की कोटि। यहाँ पर आव्यूह का क्रम भी लिखा जा सकता है। आव्यूह की कोटि का जो मान निकालने का क्रम होता है वह पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। मतलब पंक्ति और स्तंभ को केवल गुणा के रूप में अगर प्रदर्शित करेंगे
तो वह जो गुणन होगा वह आव्यूह की कोटि कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3, पहले पंक्ति तो 3, इसके बाद यन क्या है स्तंभ 1 2 3, तो यहाँ 3 गुणे 3 लिख दिए। इसका मतलब है कि इस आव्यूह की जो कोटि है वह 3 गुणे 3 की, इसमें 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ है। एक चीज़ और सुन लीजिए, जब भी आप आव्यूह को प्रदर्शित करेंगे और उसकी कोटि लिखनी हो तो सबसे पहले पंक्ति लिखी जाती है, बाद में स्तंभ। सदैव पंक्तियाँ पहले होती हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, आव्यूह के अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या अगर पूछेगा तो इनको न्यूनतम रूप में हल कर देंगे। यानी यहाँ पर भी फार्मूला होता है यम गुणे यन, तो यम का मान क्या रखेंगे 3, यन का मान भी 3 है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम रूप इनका हल करेंगे, यानी 3 3 9। तो ये आव्यूह के अवयवों की संख्या जब भी पूछेगा तो गुणनफल लिखा जाएगा। अब आव्यूह के तत्व, ये हेडिंग है आव्यूह के तत्व। आव्यूह का तत्व किससे कहते हैं, तो जो इसके अंदर लिखे गए ये सभी आव्यूह के तत्व हैं, लेकिन इनकी परिभाषा यहाँ लिखी गई है A11 A12 A13 डॉट 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 AI इंटू जे को आव्यूह का तत्व कहते हैं, जहाँ AI इंटू जे को आव्यूह का व्यापक तत्व कहते हैं। कहने का मतलब है कि A इंटू आई जे जो है इस आव्यूह का ही निर्माण करता है, क्योंकि ये व्यापक तत्व है, इसी के द्वारा जो जितने इसके अंदर तत्व लिखे गए हैं उनका निर्माण हुआ है। जहाँ देखिए I और J किससे संबंधित हैं, तो यहाँ लिखा गया है कि I और J बिलोंग्स नेचुरल नंबर, मतलब I और J का मान प्राकृतिक संख्या है, जहाँ प्राकृतिक संख्या का मान 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी I और J का मान आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ। I इंटू जे को रहने दीजिए। आप जानते हैं कि I और J का मान इन्हीं में से लिया जा सकता है। हमारी मर्जी है कि हमने I के स्थान पर 1 रख दिया और J का मान भी 1 ले लिया, तो देखिए कौन सा तत्व बन गया A11, यानी ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का तत्व बन गया। अगर आप I के जगह पर 1 रखे होते और J के स्थान पर 2 लिए होते हैं तो ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ का तत्व बनता। तो इसी प्रकार से सभी तत्वों का निर्माण हुआ है, इसीलिए AI इंटू जे को व्यापक तत्व कहते हैं, क्योंकि इसी तत्व के द्वारा आव्यूह के तत्वों का निर्माण हुआ है। अब देखिए आव्यूह के प्रकार हैं, तो आव्यूह के प्रकार में पहला नंबर लिखा गया क्षैतिज आव्यूह। इसकी परिभाषा लिखी गई है वे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज आव्यूह कहलाते हैं। यानी किसी भी आव्यूह के अंतर्गत पंक्तियों की जो संख्या हो अगर वह स्तंभों की संख्या से कम होती है तो वैसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ये देखिए उदाहरण लिया गया है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तो पंक्तियां तो 2 मिली, स्तंभ को गिन लीजिए 1 2 3, यानी इसमें स्तंभ की संख्या जो है 3 है और पंक्तियों की संख्या 2 है। इसका मतलब है कि इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जो है वह स्तंभों की संख्या से कम है। तो ये आपके उदाहरण से स्पष्ट हुआ क्षैतिज आव्यूह। अब इसके बाद दूसरा है आव्यूह के प्रकार में ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसकी परिभाषा लिखी गई है वे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाते हैं। यानी जिस आव्यूह में पंक्तियों की जो संख्या होती है अगर वह स्तंभों की संख्या से अधिक हो जाए तब वैसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब देखिए इसमें 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ 2, तो उदाहरण से ये क्लियर हुआ। तीसरा नंबर है वर्ग आव्यूह। इसकी परिभाषा लिखी गई है वे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। यानी किसी वर्ग आव्यूह को हम लोग अगर प्रदर्शित करेंगे तो उसमें पंक्तियों की संख्या जो होनी चाहिए स्तंभों की संख्या के बराबर ही होनी चाहिए।
तो देख लीजिए इसमें 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो इस आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह कहेंगे, क्योंकि इस आव्यूह के अंतर्गत पंक्तियों की जो संख्या है स्तंभों की संख्या के बराबर है। अगला नंबर है अस्तंभ आव्यूह, चौथा नंबर। अब इसकी परिभाषा दी गई है, वे आव्यूह जिनमें केवल एक ही स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाते हैं। यानी किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, पंक्तियां कितना हो भी हों, लेकिन स्तंभों की संख्या अगर एक है तो वैसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ये देखिए उदाहरण है 1 2, इसमें 2 पंक्तियां हैं परंतु एक स्तंभ है, इसलिए इस आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ये 5वां नंबर है पंक्ति आव्यूह। इसकी परिभाषा है, वे आव्यूह जिनमें केवल एक ही पंक्ति हो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। यानी किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या केवल एक हो, स्तंभ जितना भी हो, लेकिन पंक्ति अगर एक है तो वैसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। जैसे देखिए ये एक ही पंक्ति है, स्तंभ तो 2 हैं लेकिन पंक्तियां एक हैं। ये उदाहरण रहा। 6वां नंबर है शून्य अथवा रिक्त आव्यूह। इसकी परिभाषा बताई गई है, वे आव्यूह जिनमें प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं शून्य आव्यूह कहलाते हैं। ये उदाहरण में देखिए आव्यूह ए लिया गया है और इस आव्यूह के जितने भी अवयव हैं सभी अवयव शून्य हैं। तो जिस आव्यूह के प्रत्येक तत्व या प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं वैसे आव्यूह को शून्य अथवा रिक्त आव्यूह कहते हैं। 7वां नंबर है इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। इसकी परिभाषा है, वे वर्ग आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं इकाई आव्यूह कहलाते हैं। यानी किसी भी आव्यूह के मुख्य विकर्ण को, देखिए ये मुख्य विकर्ण है जिसमें प्रत्येक अवयव एक एक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ऐसे वाला विकर्ण लिया जाएगा, इस तरह से भी विकर्ण बन सकता है। तो इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों और शेष अवयव शून्य हों तो वैसे आव्यूह को इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं। 8वां नंबर है अदिश आव्यूह। इसकी परिभाषा है, वे वर्ग आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों तथा शेष सभी अवयव शून्य हों अदिश आव्यूह कहलाते हैं। यानी देखिए यहाँ आव्यूह जो लिखा गया है इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए। यहाँ एक एक हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, परंतु शेष अवयव अगर शून्य हैं तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहेंगे। लेकिन इसमें अगर एक एक लिख देंगे तब यह आव्यूह इकाई आव्यूह हो जाएगा और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं के द्वारा अगर प्रदर्शित करें जैसे 2 2 3 3 ऐसे करके तो यह अदिश आव्यूह हो जाएगा। अब देखिए ये 9वां नंबर है, इसमें लिखा गया है विकर्ण आव्यूह। इसकी परिभाषा है, वे वर्ग आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यानी किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण का मान शून्य न हो बल्कि वहाँ पर शून्य के अतिरिक्त अन्य कोई संख्याएं हों और शेष सभी अवयव या तत्व शून्य हों तो वैसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखिए ये विकर्ण है, विकर्ण में कोई भी आव्यूह के जो अवयव हैं वह शून्य नहीं है, परंतु इस आव्यूह के जो शेष अवयव हैं वह शून्य हैं, तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। अगला है उप आव्यूह। इसकी परिभाषा है, किसी आव्यूह से कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकालने पर शेष आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। यानी कोई वर्ग आव्यूह या आव्यूह दिया गया हो, उसमें से आप कुछ पंक्तियां और स्तंभों को आप बाहर निकाल ले रहे हैं, उनके निकालने के पश्चात अगर उसमें कुछ अवयव यानी शेष अवयव जो बचेंगे उनसे
जो आव्यूह का निर्माण होगा उस आव्यूह को उप आव्यूह कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, ये आव्यूह दिया गया है पहले, इसमें से अगर कह दिया जाए कि इसका एक उप आव्यूह निकालिए, लेकिन उप आव्यूह निकालने का भी तरीका होता है कि किसका आव्यूह, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का उप आव्यूह निकालना है कि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का निकालना है, ये इसमें तर्क होता है कि किसके द्वारा निकाला जाएगा। तो हमारी मर्जी है, हमने मान लिया कि इस जो आव्यूह के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का उप आव्यूह निकालिए। तो देखिए, ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, इसका उप आव्यूह निकालना है, इसलिए हम इस पंक्ति और इस आव्यूह को जो स्तंभ दिया गया उसको हम छोड़ देंगे और बाकी जो बचेंगे उनको लिख देंगे। तो इसका मतलब देखिए ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, A11 ये प्रदर्शित कर रहा है कि यह उप आव्यूह है, लेकिन किसका, तो आव्यूह A के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का। अब अगला नंबर है परिवर्त आव्यूह। इसकी परिभाषा बताई गई है, किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे A' या A⁻T से प्रदर्शित करते हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं, यानी कोई आव्यूह अगर दिया गया है, आप उसका परिवर्त ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो परिवर्त ज्ञात करने के नियम जो हैं, पंक्तियों को या तो स्तंभों में बदल दीजिए या तो स्तंभों को पंक्तियों में। तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा उस आव्यूह को दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहेंगे। जैसे देखिए, ये मान लिया गया कि कोई आव्यूह दिया गया है और कह दिया जाए कि इसका परिवर्त निकालिए, तो परिवर्त को आप किससे प्रदर्शित करें, या तो A' से या तो A⁻T से। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। अब इसका परिवर्त निकालना है। रूल क्या है, पंक्ति को या तो स्तंभ में बदलिए या तो स्तंभ को पंक्ति में। तो देखिए, ये पंक्ति है, तो पंक्ति को हमें किस में बदल देना, स्तंभ में। तो पंक्ति क्षैतिज होती है, इसको सीधा कर देंगे, यानी ये देखिए सीधा हो गया, यहाँ पर ये जो तिरछा है सीधा हो गया। ये पहला था तो इसलिए पहली पंक्ति बन जाएगी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी होती तो तीसरा स्तंभ होता। मतलब पंक्तियों को या तो स्तंभ में बदलिए या तो स्तंभों को पंक्तियों में बदलिए। ये अगला नंबर है 12वां, अनुत्क्रमणीय आव्यूह। इसकी परिभाषा है, वे वर्ग आव्यूह जिनके सारणी का मान 0 होता है अनुत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। यानी कोई आव्यूह अगर दिया गया, चाहे वो किसी भी कोटि का हो, किसी भी क्रम का हो, अगर आप उसकी सारणी का मान निकाल रहे हैं और सारणी का मान 0 प्राप्त हो रहा है, तब ऐसे आव्यूह को अनुत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने उदाहरण के रूप में यह 2 × 2 क्रम का आव्यूह लिया हूँ। अब हमें ये चेक करना है कि ये आव्यूह जो दिया गया है वह अनुत्क्रमणीय है या नहीं। तो सबसे पहले इसके सारणी का मान निकालेंगे। तो सारणी का मान निकालने के लिए दोनों तरफ मापांक यानी माड चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस गुणा होता है, ऐसे इसका गुणा और इसका इधर गुणा करके बीच में माइनस चिन्ह करते हैं। तो देखिए, 2 का गुणा जब 3 में होगा तो 6, बीच में माइनस चिन्ह, फिर 2 का गुणा फिर 3 में होगा तो 6। अब -6 और +6 हल करेंगे तो आंसर 0 होगा। इसका मतलब इस आव्यूह का जो सारणी का जो मान आया वह 0 आया है। तो इस आव्यूह को आप लोग अनुत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। अगला है उत्क्रमणीय आव्यूह। इसकी परिभाषा लिखी गई है, वे वर्ग आव्यूह जिनके सारणी का मान 0 नहीं होता है उत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। यानी किसी आव्यूह का आप सारणी का मान प्राप्त कर रहे हैं और सारणी का मान 0 नहीं आ रहा है, तब वैसे आव्यूह को आप उत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। जैसे देखिए, ये उदाहरण लिया गया है, हम लोगों को इसका सारणी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, दोनों तरफ सारणी का चिन्ह लगा दिए हैं, यानी मापांक का चिन्ह। अब ऐसे क्रॉस गुणा होगा तो 2 का गुणा 3 में होगा तो 6, बीच में माइनस होता है, फिर -2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो -6। अब माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगी बीच में चिन्ह, और 6 जोड़ेंगे तो 12। देखिए, इस सारणी का जो मान आया है वह 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि ये जो आव्यूह है वह उत्क्रमणीय है, क्योंकि इसके सारणी का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए, ये नोट में पहला नंबर है, इसमें लिखा है, यदि 2 आव्यूह का क्रम बराबर हो तो उनका योगफल उनके संगत तत्वों के योगफल के बराबर होता है।
यदि आप दो आव्यूह को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो सबसे पहले आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ये जांच करें कि क्या दोनों का कोटि या दोनों का क्रम एक जैसा है या नहीं। अगर उनकी कोटि या उनका क्रम एक जैसा होगा तो उनके संगत अवयव आपस में ही जुड़ेंगे, अन्य अवयव उसमें नहीं जुड़ेंगे। जैसे देखिए संगत अवयव क्या होंगे, ये हमने आव्यूह ए लिया है, ये आव्यूह बी है, हमें इन दोनों को जोड़ के इनका योगफल ज्ञात करना है। तो ए को लिख दिए प्लस बी, अब ए का मान यहाँ पर प्लस बी का भी मान रख दिए। तो देखिए ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो उसी तरह से अब दूसरे आव्यूह के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव होगा ये दोनों अवयव आपस में क्या कहलाएंगे, संगत अवयव। तो देखिए ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, इसका मतलब ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव और ये भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, ये दोनों तब संगत हो जाएंगे। तो संगत ही आपस में जुड़ते हैं, तो 3 को 9 में जोड़ेंगे तो 12। ठीक उसी प्रकार से देखिए ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है, ये भी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो ये दोनों भी संगत हो गए। तो 4 में 2 को जोड़ देंगे 6। ठीक उसी प्रकार से 6 को तब 5 में जोड़ेंगे तो 11 और 7 को 1 में जोड़ेंगे तो 8। अब देखिए ये नोट लिखे गए हैं कुछ, a इंटू ए का परिवर्त बराबर होता है a परिवर्त इंटू a बराबर i। ये सूत्र होता है, यानी कोई आव्यूह a दिया गया उसका परिवर्त निकाल के अगर उसमें गुणा करेंगे तो उसके फिर परिवर्त में और उस आव्यूह से गुणा करेंगे तो i यानी इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। इकाई आव्यूह को i से भी प्रदर्शित करते हैं। और इधर देखिए एक फार्मूला और है, a बराबर i इंटू ए होता है, यानी कोई आव्यूह दिया गया है उसमें इकाई आव्यूह का अगर गुणा करेंगे तो वही आव्यूह प्राप्त होता है। अगला नंबर है a प्लस बी, यानी यहाँ दो आव्यूह हैं, अगर उन दोनों को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उनके योगफल का अगर परिवर्त निकालेंगे तो उनके अलग अलग परिवर्त आव्यूह के योगफल या अंतर के बराबर होता है। कहने का मतलब इन दोनों को अगर जोड़ के परिवर्त निकालेंगे तो इन दोनों के अलग अलग परिवर्त करके जोड़ेंगे तब भी आंसर दोनों का आपस में बराबर ही होता है। अगला नंबर है, जैसे ए और बी दो आव्यूह हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए और गुणा करने के बाद इनका परिवर्त निकालिए। तो जो परिवर्त आएगा वह इनके व्युत्क्रम यानी जो उल्टा करके अगर इनका व्युत्क्रम करके गुणा करेंगे तो उसके ही बराबर प्राप्त होगा। अगला नंबर है 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह की कुल संख्या। अगर जैसे 3 गुणे 3 कोटि के क्रम का अगर कोई आव्यूह है और पूछा जाए कि इस आव्यूह से कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं तो उसके लिए देखिए ये शॉर्ट फार्मूला है 2 के घात पे n, जहाँ n क्या है, आव्यूह के तत्वों की संख्या, यानी आव्यूह में जितने अवयव होंगे वह 2 के ऊपर लिख देंगे और उसको हल करेंगे तो वह बता देगा कि 3 गुणे 3 क्रम के आव्यूह की कुल कितनी संख्याएं होती हैं।